हाँ, तो नमस्ते दोस्तों, कैसे आप सब? आप सबका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल जीके विद धीरज में एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलो बच्चों, लास्ट थर्ड पार्ट में रिसोर्स डेवलपमेंट में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। लास्ट पार्ट में हमने इनके बारे में रिसोर्स प्लानिंग के बारे में हमने डिस्कस किया था। देन आज की क्लास में हम अब डिस्कस करने वाले हैं बच्चों कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज यहाँ से हम लोग आज हम पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये हमारी क्लास का आज फोर्थ पार्ट है। रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का बच्चों या चौथा भाग है। तो हम लोग अब चलो लेट्स हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। हाँ, तो सबसे पहले कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज बच्चों, जो कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज का मीन्स क्या होता है? कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज का मीन्स होता है बच्चों संसाधनों का संरक्षण। क्या होता है बच्चों? संसाधनों का संरक्षण। ओके, हाँ, तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज का मीन्स यहाँ पे होता है बच्चों संसाधनों का संरक्षण। क्या होता है? संसाधनों का संरक्षण। ठीक है, संसाधनों को संरक्षण। रिसोर्स आर विटल फॉर एनी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज। जैसे संसाधन किसके लिए जरूरी है? कोई भी विकास कार्य के लिए, कोई भी विकासात्मक गतिविधि के लिए संसाधन क्या है बच्चों? जरूरी है। बट इरेशनल कंजप्शन एंड ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इरेशनल कंजप्शन का मीन्स यहाँ पे क्या होता है? इरेशनल कंजप्शन का मीन्स होता है बच्चों विवेकहीन इसका उपभोग करना। एंड ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज में लीड्स। ओवर यूटिलाइजेशन का मीन्स यहाँ पे होता है बच्चों कि रिसोर्स संसाधनों का हद से ज़्यादा इनका क्या करना? कंजप्शन करना, या फिर अंधाधुंध इनका क्या करना? प्रयोग करना में लीड टू। और इससे क्या होगा? लीड टू सोशियो इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल प्रॉब्लम। इससे में क्या होगी? सामाजिक आर्थिक समस्याएं व पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न होगी। और इन समस्याओं से टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम रिसोर्सेज कंजर्वेशन एट ए वेरियस लेवल। अब इस समस्या से हमें छुटकारा पाने के लिए, इस समस्या से निदान पाने के लिए हमें क्या जरूरी है बच्चों? हमें संसाधनों का कंजर्वेशन जरूरी है। हर स्तर पर हमें संसाधनों का कंजर्वेशन करना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। ठीक है बच्चों, दिस हैड बीन मेन कंसर्न ऑफ द लीडर्स एंड थिंकर इन द पास्ट। और यही मुद्दा जो हमारे पास्ट में, जो हमारे भूतकाल में, जो पास्ट में हमें हमारे जो लीडर्स थे और जो थिंकर, जो विचारक थे, उन्होंने ये इसी के बारे में हमें बताया था। इसके बारे में मतलब कहने का मतलब वो लोग जागरूक थे कि संसाधनों का हमें संरक्षण करना अति आवश्यक है। जैसे एग्जाम्पल हो गया बच्चों, गांधी वाज एन एप्ट इन वेरियस गांधी जी वाज वेरी एप्ट इन द वॉइसिंग द कंसर्न अबाउट द। गांधी जी इस मामले में काफ़ी ज़्यादा अवेयर थे कि हमें संसाधनों का संरक्षण करना जरूरी है, काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। देयर इज़ एन एनफ फॉर एवरीबडीज नीड। एंड उन्होंने क्या कहा था? गांधी जी ने अपने वर्ड्स में संसाधनों के संरक्षण के बारे में उन्होंने कहा था कि देयर इज़ एनफ फॉर एवरीबडीज नीड्स एंड नॉट फॉर एनीबडीज ग्रीड। जो संसाधन है हर किसी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तो पर्याप्त है, लेकिन किसी के लालच को पूरा करने के लिए वो पर्याप्त नहीं है। ठीक है बच्चों, ही प्लेस्ड ए ग्रीडी एंड सेल्फिश इंडिविजुअल एंड एक्सप्लॉयटेटिव नेचर ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी एज ए रूट कॉज फॉर द रिसोर्स डिप्लेशन एट द ग्लोबल लेवल। उन्होंने कहा कि इसी का सबसे बड़ा कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण यही है कि जो लालची लोग हैं, कि सबसे बड़ा कारण क्या है? जो लालची और ग्रीडी लोग हैं वही क्या कर रहे हैं? इनका ज़्यादा एक्सप्लोटेशन कर रहे हैं। यही मेन इसका प्रमुख कारण है कि वैश्विक स्तर पर क्या हो रहा है बच्चों? वैश्विक स्तर पर संसाधनों का क्या हो रहा है? डिप्लेशन है। रूट कॉजेज मीन्स प्रमुख कारण इसका यही है। ही वाज अगेंस्ट, और ये क्या थे? गांधी जी जो थे हमारे, ही वाज अगेंस्ट मास प्रोडक्शन एंड वांटेड टू रिप्लेस इट विथ प्रोडक्शन बाय द मासेस। ही वाज अगेंस्ट, और ये मास प्रोडक्शन, ज़्यादा प्रोडक्शन, अगर आप अति उत्पादन करोगे तो क्या होगा? उसमें हमारे संसाधनों का क्या होगा? काफ़ी ज़्यादा दोहन होगा। ठीक है, तो ज़्यादा अगर प्रोडक्शन होगा मास लेवल पर, एक विस्तृत वृहद लेवल पर प्रोडक्शन होगा, तो इससे क्या होगा? संसाधनों की जरूरत भी बढ़ जाएगी। ठीक है बच्चों, देन नेक्स्ट स्टेप मूव करते हैं हम लोग
नेक्स्ट हम मूव करते हैं जैसे एट ए इंटरनेशनल लेवल द क्लब ऑफ रोम, जो क्लब रोम की एक क्लब थी, संस्था थी, एडवोकेट द रिसोर्स कंजर्वेशन, उन्होंने एक वकालत की थी। एडवोकेट का मीन्स होता है वकालत करना या उसके बारे में कहना। रिसोर्स कंजर्वेशन के बारे में फर्स्ट टाइम एक अच्छे सुव्यवस्थित ढंग से 1968 में, कब किया था इन्होंने, 1968 में। और सब्सिक्वेंटली उसके बाद उसके बारे में बताया था। सब्सिक्वेंटली 1974 में गांधीयन फिलोसॉफी वाज एन अगेन। फिर उसके बाद में 1974 में गांधी जी के जो विचार आदर्श है, गांधी जी की जो दर्शन है, कहने का मतलब फिलोसॉफी का मीन्स यहाँ पे होता है दर्शन, वाज अगेन प्रेजेंटेड बाय सुमेचर ने। सुमेचर नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने क्या किया, एक विचारक थे, इन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी स्मॉल इज ब्यूटीफुल। स्मॉल इज ब्यूटीफुल मीन्स जो कम चीज़ें हैं वही जो लिमिटेड सीमित वस्तु है वही अच्छी लगती है, सीमित है वही सुंदर है। द सेमिनल कॉन्ट्रीब्यूशन वाज विद रिस्पेक्ट टू रिसोर्स कंजर्वेशन। इनका जो मुद्दा था, इनका जो योगदान था वो रिसोर्स कंजर्वेशन पे था वैश्विक स्तर पर। वाज मेड बाय द ब्रूटलैंड, और फिर यही एक वैश्विक मुद्दा रिसोर्स कंजर्वेशन के लिए बनाया था। ब्रूटलैंड कमीशन ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, उसमें 19 कब हुआ था ये, 1987 में। समझ में आ गया बच्चों। द रिपोर्ट इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और इस रिपोर्ट में भी क्या लिखा गया था, ब्रूटलैंड कमीशन ने जो 1987 में जो रिपोर्ट प्रस्तुत की थी बच्चों, उसमें उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था। कौन सा कॉन्सेप्ट दिया था तो बच्चों, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मैं आपको लास्ट वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। सतत पोषणीय विकास। यदि आप लोगों को समझ में नहीं आया तो आप लोग मेरा जो फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट है और थर्ड पार्ट है वो आप लोग रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ, आप लोग उसको देख सकते हो, या फिर मैं इस वीडियो के अंत में मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसकी लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप वहाँ जाके फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट भी आप लोग देख सकते हो, ताकि अच्छे से ज़्यादा अच्छे से ये चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देन हम मूव करते हैं बच्चों। देन नेक्स्ट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड एडवोकेटेड इट इज अ मेन इट एज अ मीन्स फॉर रिसोर्स कंजर्वेशन। ठीक है, विच वाज सब्सिक्वेंटली पब्लिश्ड इन अ बुक एंटाइटल, और फिर बाद में इसको एक बुक में पब्लिश किया गया था, उसका टाइटल था आवर कॉमन फ्यूचर, हम सबका सामान्य भविष्य। अनदर सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन भी हुआ था फिर रियो डी जेनेरियो, मैंने अच्छे से इसको भी एक्सप्लेन किया था। ये हुआ था जून 1992 में ब्राज़ील में रियो डी जेनेरियो शहर में। तो बच्चों अब हम आगे बढ़ने वाले लैंड रिसोर्सेज। लैंड क्या होती है, लैंड रिसोर्सेज एक भूमि संसाधन है। इसके बारे में ज़्यादा मैंने हाईलाइट्स नहीं कर रखा है, क्योंकि जितना इंपॉर्टेंट है वही आप लोगों को पढ़ना है। अदरवाइज जो मैंने हाईलाइट्स कर रखे उनसे आप लोग नोट्स बना सकते हो, जो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी समझने के लिए, उसको मैंने हाईलाइट कर रखा है। ठीक है बच्चों, अब देन नेक्स्ट, इंडिया हैज़ ए लैंड अंडर द वेराइटी ऑफ रिलीफ। इंडिया, हम भारत के संदर्भ में बात करें, जो भारत का जो लैंड एरिया, वहाँ पे क्या क्या कई तरह की वेराइटी। रिलीफ फीचर का मीन्स यहाँ पे हिंदी में मीनिंग होता है बच्चों उच्चावच। ठीक है, जैसे भारत में क्या है कि माउंटेन्स भी है, कहीं जाओ तो आप माउंटेन्स है, कई प्लेटूज है, कई प्लेन्स हैं, कई आइलैंड्स हैं। अबाउट 43% ऑफ द लैंड एरिया, 43% जो हमारा जो लैंड एरिया है बच्चों वो कैसा है, मैदानी है। कहने का मीन्स वो कैसा है, प्लेन है, विच प्रोवाइड्स फैसिलिटीज। और ज़्यादा प्लेन एरिया होगा तो वहाँ पे क्या होगा, पॉपुलेशन भी ज़्यादा होगी, वहाँ पे एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज भी सेटअप ज़्यादा होगी। ठीक है बच्चों, माउंटेन्स अकाउंट फॉर, माउंटेन्स कितने बच्चों, माउंटेन्स अकाउंट फॉर 30% पे तो सिर्फ है ना अपने इंडिया का जो पार्ट है उस पर माउंटेन है ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ कंट्री। ठीक है, और वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे मतलब कहने का मतलब प्रीनियल फ्लो ऑफ सम रिवर्स, वहाँ से नदियों का उद्गम होता है। एंड देन 27% भाग है वो कैसा, प्लेटू का मीन्स होता है बच्चों, प्लेटू का मीन्स होता है पठारी क्षेत्र। ठीक है, जहाँ पे क्या होता है, पठारी क्षेत्रों में ज़्यादातर मिनरल्स पाए जाते हैं, रिच रिजर्व फॉर द मिनरल्स एंड फॉसिल फ्यूल्स। आई होप दैट बच्चों आप लोगों को यहाँ पे अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। देन हम नेक्स्ट अब मूव करते हैं बच्चों, लैंड यूटिलाइजेशन। यहाँ पे लैंड यूटिलाइजेशन का मीनिंग क्या होता है बच्चों, लैंड यूटिलाइजेशन का मीन्स होता है
उपयोग या फिर भूमि का हम उपभोग करते हैं वो, ठीक है बच्चों, भू उपयोग भी इसे कहा जाता है, भूमि का उपयोग। अब देन नेक्स्ट, लैंड यूटिलाइजेशन का यहाँ पे मीनिंग क्या होता है बच्चों? लैंड यूटिलाइजेशन का यहाँ पे मीनिंग होता है भू उपयोग। लैंड रिसोर्स आर यूजफुल फॉर द फॉलोइंग पर्पज। अब इसका हम यूज कहाँ कहाँ करते हैं? जो हमारी लैंड है उसका यूज कहाँ कहाँ होता है? जो लैंड का यूज कहाँ कहाँ होता है बच्चों? फॉरेस्ट, फॉरेस्ट के पर्पज जो फॉरेस्ट, क्योंकि है ना लैंड पे फॉरेस्ट होते हैं। और फिर बाद में क्या, लैंड आर नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन। और कुछ लैंड ऐसी भी होती है जो कि कल्टीवेशन के लिए फसलें उगाने के लिए नहीं होती है, ठीक है। और फिर जैसे उसमें फसलें उगाने के लिए नहीं होती, उसमें कौन कौन सी लैंड आ गई? बैरन लैंड हो गई, वेस्ट लैंड हो गई, बैरन लैंड हो गई, वेस्ट लैंड हो गई, तो ये सब इसके अंदर आ जाती है। लैंड पुट नॉन एग्रीकल्चर, नॉन एग्रीकल्चर जहाँ पे खेती नहीं होती, जैसे बिल्डिंग बनाना, रोड्स हो गया, फैक्ट्री सेटअप करना, ठीक है। अनकल्टिवेटेड जो कि छोड़ दिया गया, फॉलो लैंड, इसको सॉरी फेलो लैंड, फेलो लैंड का मीन्स यहाँ पे क्या होता है? परती भूमि। फेलो लैंड को क्या कहा जाता है बच्चों? परती भूमि, परती भूमि, जिसपे मतलब है ना कई सालों से मतलब खेती नहीं हुई, वो यूं पड़ी है, ठीक है, तो वो परती भूमि कहलाती है। फिर देन नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट बच्चों, अदर लैंड एक्सक्लूडिंग फेलो लैंड, द परमानेंट पास्चर। परमानेंट पास्चर का मीन्स होता है जो चारागाह भूमि होती है। एंड ग्रेजिंग लैंड, ग्रेजिंग लैंड का यहाँ पे मीनिंग होता है ग्रेजिंग लैंड, ग्रेजिंग लैंड में चारागाह भूमि, ठीक है, जहाँ पशु चरते हैं। लैंड अंडर द मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स, ट्री क्रॉप्स ग्रोज एंड नॉट इंक्लूडेड इन नेट शोन एरिया। नेट शोन एरिया का मीन्स होता है कि जहाँ पे कुल शुद्ध बोया गया क्षेत्र या फिर निवल क्षेत्र भी इसे कहा जाता है। एंड कल्चरेबल वेस्ट लैंड लेफ्ट अनकल्टिवेटेड, अनकल्टिवेटेड का मीन्स कल्चरेबल वेस्ट लैंड का मीन्स होता है जो कि ना अनकल्टिवेटेड है, छोड़ दिया गया 5 सालों के लिए, जहाँ पे 5 साल तक कोई खेती नहीं हुई, उसे कहा जाता है कल्चरेबल वेस्ट लैंड, ठीक है। एंड फेलो लैंड, फेलो लैंड क्या होती है? मैंने परती भूमि का बताया था। करंट फेलो लैंड, एक तो होती है कि वर्तमान, मतलब जो अभी वर्तमान में पड़ी हुई है, लेफ्ट विदाउट कल्टीवेशन फॉर द वन, एक साल या एक से ज़्यादा, सॉरी 1 साल या 1 साल से कम किसी कृषि वर्ष में जिसको छोड़ दिया गया, जहाँ पे खेती नहीं की गई है, वो कैसी कहलाती है बच्चों? वो कहलाती है फेलो लैंड कहलाती है, परती भूमि। अदर करंट फेलो लैंड जैसे 1 से 5 साल के बीच में हो गई, तो वो भी उसके वो क्या होती है? वो अदर करंट फेलो लैंड के अंतर्गत आ जाती है। अब नेट शोन एरिया क्या होता है बच्चों? नेट शोन एरिया का मीन्स होता है कुल बोया गया क्षेत्र या फिर निवल क्षेत्र, शुद्ध बोया गया क्षेत्र। सॉरी, मैंने कुल बोल दिया, वो कुल नहीं है, वो शुद्ध बोया गया क्षेत्र, शुद्ध। अब ये कैसे निकालते हैं हम लोग? शुद्ध बोया गया क्षेत्र, ठीक है बच्चों, शुद्ध बोया गया क्षेत्र। अब एरिया शोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चर ईयर, मतलब कि जहाँ पर 1 साल से कुछ बोया गया है, 1 साल से मोर देन वंस, एक बार, मतलब मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चर ईयर, प्लस उसमें क्या करना है? प्लस करना है अपने को नेट शोन एरिया, जो शुद्ध निवल क्षेत्र, बोया गया क्षेत्र, उसको हम अगर प्लस कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो वो क्या आ गया? ग्रोस क्रॉप्ड एरिया आ जाएगा, मतलब सकल कृषित क्षेत्र, सकल कृषि क्षेत्र आप लोग बोल सकते हो, ठीक है बच्चों। एंड देन नेक्स्ट हम मूव करते हैं लैंड यूज पैटर्न। लैंड यूज पैटर्न का मीन्स होता है भारत में लैंड यूज का जो पद्धति है, जो पैटर्न है, वो क्या? द लैंड यूज इज डिटरमाइंड बोथ बाय फिजिकल। अब लैंड यूज कैसे डिटरमाइन होता है? फिजिकल, भौतिक कारक, जैसे टोपोग्राफी हो गया, क्लाइमेट। टोपोग्राफी का मीन्स होता है स्थलाकृति। टोपोग्राफी को हिंदी में कहा जाता है बच्चों स्थलाकृति। क्लाइमेट एंड सॉइल टाइप्स एज वेल एज ह्यूमन फैक्टर्स सच एज पॉपुलेशन भी इसको अफेक्ट करते हैं। पॉपुलेशन हो गया, पॉपुलेशन डेंसिटी, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी एंड कल्चर एंड ट्रेडिशन भी इसको लैंड यूज पैटर्न को क्या करते हैं? अफेक्ट करते हैं। जैसे भारत का टोटल ज्योग्राफिकल एरिया, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है। लैंड यूज डेटा हाउएवर इज अवेलेबल ओनली फॉर, लेकिन फिर भी हमारे पास जो डेटा मिलते हैं, जो हमें भारत के बारे में, जो हमारे इंडिया की लैंड के बारे में जो डेटा मिलते हैं, वो सिर्फ 93% ऑफ टोटल ज्योग्राफिकल एरिया के ही मिलते हैं। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर जो लैंड यूज है, रिपोर्टिंग फॉर द मोस्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट स्टेट में एक्सेप्ट आसाम के, हमें
हमारे वहाँ की जो रिपोर्ट हमारे पास नहीं आई है, ठीक है। अब आसाम की रिपोर्ट हमें अवेलेबल नहीं होती, नहीं हो पाती। और कुछ एरिया जैसे JNK का और जम्मू कश्मीर का कुछ एरिया वो तो POK में आता है और COK में आता है। POK का मीन्स यहाँ पे होता है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, और COK का मीन्स यहाँ पे होता है बच्चों चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर। वो जो भारत का हिस्सा है, जो JNK का जो एरिया है, वो क्या है कि वो पाकिस्तान और चाइना के कब्जे में, ठीक है बच्चों। तो कभी मैं डिटेल में इसके बारे में अच्छे से वीडियो बनाऊंगा, COK और POK क्या है, तो मैं आप लोगों को उसमें इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे दूंगा, तो आप लोग उससे जरूर देखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों मूव करते देन। नेक्स्ट हमारा जो पार्ट है, द पैटर्न ऑफ नेट शोन एरिया वेरीज ग्रेटली फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। वेरीज का मीन्स यहाँ पे मीनिंग होता है बच्चों की ना बिल्कुल अलग अलग है, ठीक है। वेरीज का यहाँ पे मीनिंग होता है बिल्कुल अलग अलग होना, यहाँ पे चेंज होना, ठीक है। इट 80% ऑफ द टोटल एरिया पंजाब में ये कितना है, पंजाब हरियाणा में ये कितना है 80% इन, इट इज ओवर 80% ऑफ द टोटल एरिया इन पंजाब एंड हरियाणा में। सिर्फ 80% तो पंजाब और हरियाणा में, एंड लेस देन 10% से भी कम अरुणाचल प्रदेश हो गया, मिजोरम हो गया, और मणिपुर और अंडमान निकोबार आइलैंड्स में हो गया। ये पूर्वोत्तर के जो राज्य है, मिजोरम हो गया, ये अरुणाचल प्रदेश हो गया, ये क्या, ये पूर्वोत्तर के राज्य। पूर्वोत्तर मीन्स जो ईस्टर्न साइड के, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेट्स इनको कहा जाता है। अब जैसे सबसे इंपॉर्टेंट जो थिंग्स जो अब आ रही है बेटा, उनको आप लोग ध्यान रखना। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग्स क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग्स राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार, राष्ट्रीय वन नीति सरकार ने 1952 में एक नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी जारी की थी। उसमें ये कहा गया था, उसमें क्या कहा गया था, उसमें ये कहा गया था कि भारत के 33% कुल 33% भूभाग पर क्या होना चाहिए, वन होने चाहिए, वन होना कंपलसरी है, ठीक है बच्चों। तो ये लाइन जो मैंने ग्रीन कलर से हाईलाइट कर रखी है, ये यही है। ये क्या है कि 33% भूभाग पर अगर आप लोगों को पूछा जाए कि जितने भी किसी भी कंट्री के, जैसे भारत की बात करें, भारत की बात करते हैं हम लोग, दूसरी कंट्री को छोड़ो, तो कितने प्रतिशत भूभाग पर वन होना आवश्यक है, तो आप लोग क्या बताओगे 33%। ये कब कहा गया था, ये 1952 की जो फॉरेस्ट नीति, जो फॉरेस्ट पॉलिसी जो लागू की गई थी, उसमें ऐसा कहा गया है। तो बच्चों नेक्स्ट है लैंड डिग्रेडेशन। यहाँ तक आप लोगों को, आई होप दैट यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं बच्चों, द लैंड डिग्रेडेशन। लैंड डिग्रेडेशन का मीन्स यहाँ पे क्या होता है बच्चों, लिखना आप लोग नोट करना। लैंड डिग्रेडेशन का यहाँ पे मीनिंग होता है भूमि निम्नीकरण, भूमि निम्नीकरण। आप लोग नोट कर सकते हो हिंदी वाले पॉइंट्स भी। निम्नीकरण मतलब भूमि का क्या होना, निम्नीकरण होना, मतलब उसकी क्वालिटी खत्म होना, लैंड डिग्रेड होना, ठीक है। या भू अवक्रमण भी आप लोग इसे बोल सकते हो, भू अवक्रमण भी इसे बोल सकते हो। एंड कंजर्वेशन मेजर, और लैंड का डिग्रेडेशन और उसका संरक्षण किस तरीके से करना है। मेजर्स का मीन्स होता है मापन, जैसे किसी का कौन कौन सी मेथड्स अपना जाए, ठीक है बच्चों। 95% ऑफ दी आवर बेसिक नीड्स, जैसे 95% हमारी बेसिक नीड्स किससे पूरी होती है, बेसिक नीड्स फॉर फूड शेल्टर एंड क्लॉथिंग, फूड शेल्टर एंड क्लॉथिंग आर ऑब्टेन फ्रॉम लैंड। ये हमारी जो आवश्यकता है ये किससे पूरी, ये हमारी लैंड से पूरी होती है। ह्यूमन एक्टिविटीज हैव नॉट ओनली ब्रॉट अबाउट लैंड डिग्रेडेशन ऑफ लैंड बट हैव आल्सो एग्रीवेटेड द पेस ऑफ नेचुरल फोर्सेज टू कॉज द डैमेज टू द लैंड। और इससे क्या होता है, ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से हमारी लैंड भी क्या होती जा रही है, डैमेज होती जा रही है। और अब देखो बच्चों, अब जैसे ये कि एट प्रेजेंट मैंने इसको हाईलाइट कर रखा है, इस जहाँ आप लोग ध्यान देना थोड़ा सा। एट प्रेजेंट अभी वर्तमान में अबाउट 130 मिलियन हेक्टेयर भारत में लैंड डिग्रेड है, निम्नीकरण है, भूमि का निम्नीकरण, मतलब निम्न लेवल खराब भूमि है, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली 28% जो 28% ऑफ इट्स बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ फॉरेस्ट डिग्रेडेड एरिया, और इसमें से भी 28% फॉरेस्ट, उसमें क्या है, फॉरेस्ट डिग्रेड हो रहे हैं, ठीक है। फॉरेस्ट डिग्रेड का मीन्स क्या होता है कि फॉरेस्ट जंगलों की क्या होती जा रही, कटाई होती जा रही है जो इस तरीके से। और 56% ऑफ इस वाटर एरोडेड एरिया, ठीक है, 56% क्या वाटर एरोडेड एरिया है, एंड द रेस्ट इज अफेक्टेड बाय। और वाटर एरोडेड एरिया का मीन्स होता है यहाँ पे कि जो पानी के द्वारा जो है ना उसका अपरदन होना इस तरीके से। एंड रेस्ट अफेक्टेड बाय सेलाइन एंड एल्कलाइन नमके। सेलाइन का मीन्स होता है लवणीय, और एल्कलाइन क्षारीय, मतलब ये इसका डिपॉजिट है, डिपॉजिट्स पाए जाते हैं, सेलाइन एंड एल्कलाइन डिपॉजिट, ठीक है।
अम्लीय, सॉरी, लवणीय और अम्लीय। एंड देन नेक्स्ट, सम ह्यूमन एक्टिविटीज सच ए डिफोरेस्टेशन, कुछ एक्टिविटीज होती है जैसे सम ह्यूमन एक्टिविटीज जैसे डिफोरेस्टेशन हो गया, ओवर ग्रेजिंग हो गया, माइनिंग हो गया, क्वेरिंग, टू हैव कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली, और ये भी क्या कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं इसमें, ये भी लैंड डिग्रेड होने में, इससे भी क्या होता है हमारी लैंड डिग्रेड, डे बाय डे लैंड का क्या हो रहा है, डिग्रेडेशन हो रहा है। अब डिफोरेस्टेशन का मीन्स होता है वनोन्मूलन, ओवरग्रेजिंग, अति पशुचारण, ठीक है, ये इस तरीके से। अब देन नेक्स्ट है माइनिंग स्टेट, जैसे जैसे ये एक डेटा दे रखा है, आप लोग इसको डेटा को अच्छे से पढ़ सकते हो, आप लोग वैसे डेटा ज़्यादा इतना एग्जाम में कम ही पूछा जाता है, ठीक है बच्चों। माइनिंग स्टेट जैसे जहाँ पे माइनिंग होती है, जैसे सबसे ज़्यादा माइनिंग कहाँ होती है, जैसे माइनिंग साइट्स आर अबंडोन्ड, अबंडोन्ड का यहाँ पे मीनिंग होता है कि किसी को छोड़ देना, किसी वापिस त्याग देना, ठीक है। अबंडोन मीन्स छोड़ देना, जैसे आपका कोई भी किसी भी साइट्स पर आपका कोई अगर कोई काम हो गया तो फिर बाद में अगर वो काम नहीं आती वो चीज़, तो उसको क्या कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है, त्याग दिया जाता है, ठीक है। आफ्टर एग्जीक्यूशन वर्क इज कंप्लीट, होने के बाद फिर क्या उसको ऐसे ही खुली छोड़ दी जाती है माइनिंग साइट्स को। एंड हैविंग लिविंग डीप स्केर्स एंड ट्रेसेस होते हैं, काफ़ी गहरी गहरी खाइयाँ होती है उनको। एंड ओवरबर्डनिंग, ठीक है, इन स्टेट लाइक जैसे झारखंड में हो गया ये समस्या ज़्यादातर कहाँ कहाँ पे, कौन कौन सा स्टेट में हो गया, झारखंड हो गया अपना, छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, डिफोरेस्टेशन, और मध्य प्रदेश एंड उड़ीसा डिफोरेस्टेशन हो रहा है, यहाँ पे वनों का निम्नीकरण हो रहा है, क्योंकि वनों को काटा जा रहा है, वनोन्मूलन हो रहा है ड्यू टू माइनिंग एक्टिविटीज़ की वजह से, और लैंड यहाँ पे क्या होती जा रही है, डिग्रेड होती जा रही है। अब कुछ स्टेट जैसे पंजाब और हरियाणा, ये तो क्या, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया, यहाँ पे माइनिंग की समस्या ज़्यादा है। वनोन्मूलन होने का कारण क्या है कि माइनिंग है। और जैसे अदर स्टेट, पंजाब हरियाणा में लैंड डिग्रेड होने का, पंजाब हरियाणा और उत्तर प्रदेश, यहाँ पे लैंड डिग्रेड होने का कारण क्या है, ओवर इरिगेशन रिस्पॉन्सिबल है। ओवर इरिगेशन का मीन्स यहाँ पे होता है बच्चों अति सिंचाई करना, या फिर जरूरत से ज़्यादा यहाँ पे क्या हो रही है, अति सिंचाई हो रही है, लैंड डिग्रेड, क्योंकि है ना यहाँ पे लॉगिंग ड्यू टू वाटर लॉगिंग का मीन्स होता है तलछट। अगर आप फसलों को अति सिंचाई करोगे तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, तलछट बन जाएगा, इस तरीके से, एक तरीके से आप यूँ बोल सकते हो कि दलदली क्षेत्र बन जाएगा। तो उससे क्या होगी, सेलेनिटी बढ़ जाएगी। सेलेनिटी का मीन्स होता है लवणीयता, और क्षारीयता यहाँ पे बढ़ने लग जाएगी। अब देन नेक्स्ट फिर हम मूव करते हैं बच्चों, देर आर मेनी वेज टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम ऑफ लैंड डिग्रेडेशन, और कई सारे ऐसे तरीके जिससे हम लैंड डिग्रेडेशन की समस्या को सॉल्व कर सकते हैं। लैंड डिग्रेडेशन की आखिर कौन कौन से तरीके से जिससे हम लैंड डिग्रेडेशन की समस्या को सॉल्व कर सकते हैं। अफॉरेस्टेशन होना चाहिए, प्रॉपर मैनेजमेंट। अफॉरेस्टेशन का मीन्स होता है ज़्यादा से ज़्यादा वनों को उगाना, और प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए ग्रेजिंग की एक्टिविटीज़ का। तो प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट्स का मीन्स यूँ होता है कि रक्षक मेखला, ठीक है, प्लांट्स की इस तरीके से एक बेल्ट्स बना देनी है, ताकि उससे क्या होगी, उससे मिट्टी है जो मिट्टी का उसका है ना लैंड डिग्रेड नहीं होगी, ठीक है। एंड कंट्रोल ऑन ओवरग्रेजिंग पे कंट्रोल करना, स्टेबलाइजेशन सैंड ड्यून, जो रेत के दौरे होते हैं उनको स्टेबलाइजेशन करना, उनको स्थिरीकरण, रेत के दौरों का स्थिरीकरण बाई ग्रोविंग। ये कैसे हो पाएगा, ये ग्रो हो पाएगा थोरनी बशे झाड़ियाँ, कंटीली झाड़ियों को उगा कर भी हम इनका ये कर सकते हैं, इनको स्थिर कर सकते हैं रेत के दौर को। एंड चेक लैंड डिग्रेडेशन, प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट लैंड का क्या करना है, प्रॉपर मैनेजमेंट, कंट्रोल ऑफ माइनिंग की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करना, प्रॉपर डिस्चार्जिंग एंड डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस, प्रॉपर डिस्चार्ज एंड डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स का प्रॉपर तरीके से डिस्चार्ज और डिस्पोजल होना चाहिए, जो इंडस्ट्रियल वेस्टेज होता है उसका, ठीक है। वेस्ट आफ्टर ट्रीटमेंट, उनका निदान ट्रीटमेंट होना चाहिए, ठीक है। एंड कैन रिड्यूस द लैंड एंड वाटर डिग्रेडेशन इन इंडस्ट्रियल एंड सब अर्बन एरिया, इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, लैंड को डिग्रेड होने से रोक सकते हैं। तो बच्चों ठीक है, आज की क्लास हमारी यही तक रहेगी। थोड़ा वीडियो आज थोड़ा ज़्यादा लंबा बन गया, ज़्यादा लॉन्ग हो गया, तो ठीक है। अब हम नेक्स्ट पार्ट इसका है सॉइल एज ए रिसोर्स, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। इंडिया में कितने टाइप्स की किस तरीके के ना जो सोइल पाई जाती है उसके बारे में हम अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। तो आई होप दैट आप लोगों को ये सब क्लियर हुआ होगा और अच्छे से समझ में आया हुआ होगा।
तो ये अगर आपका मेरा जो वीडियो ये आप लोगों को अच्छा लगा है, अगर समझ में आया तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तो ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।